listed in multiple categories at the ITR World Tax Award over the years. Rajat has also been individually recognized as a highly regarded tax professional for the year for 2025 and 26. Rajat is a recognized thought leader whose insights are regularly featured in learning publications such as Economic Times, Business Standard, and Bloomberg. He is a profile author on tax matters on publishers including Thomson Reuters, Taxutra, and Wolters Kluwer, and a short after speaker at industry forum. He has actively contributed to the taxation as a member various industry bodies at national and international level. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चेयरमैन भूपिंदर दीक्षित जी से एडवाइस को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वेलकम एड्रेस के लिए आए। थैंक यू सो भूपिंदर मच दीक्षित जी। थैंक यू रजनी मैम और आप सभी मेंबर्स का जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो मैं आज के हमारे जो मुख्य स्पीकर हैं सीए रजत मोहन जी, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है पानीपत ब्रांच के वेब लेक्चर में। और सर हमने ना एक दिव्यास्त्र के नाम से एक सीरीज शुरू की है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने जो ऐसे अनटच एरिया जो अभी प्रोफेशनल के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं पॉसिबल, तो वो उन चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। तो उसमें पहला हमारा जो वेब लेक्चर हो चुका है वो यूएस एंड सिंगापुर टैक्सेशन पे हो चुका है। और सेकंड जो है वो आपका सेशन है सर हमारा यूएई कॉर्पोरेट वैट और टैक्सेशन पर। उस पर क्योंकि आज के टाइम पे सर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो अदर कंट्रीज पे भी बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हमारे को अकाउंटिंग टैक्सेशन की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे तक आती है, लेकिन वो हम क्यों नहीं उसको एंटर कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। और रजत सर आपका मैंने पहले भी जीएसटी पे भी लेक्चर सुना, जब जीएसटी आया था तब आप पानीपत ब्रांच आए थे और बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करते भी हैं टॉपिक्स का। और मैं लगभग हर प्रोफेशनल के जब ऑफिस में जाता हूँ तो वहां पर हरियाणा वैट की जो बुक रखी होती है उस पे टाइटल जो है वो जो ऑथर है राइटर है वो सी रजत मोहन जी, बड़ा खुश होता हूँ कि बड़ा अच्छा है। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने टाइम दिया। मैं एक मिनट सबको म्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद जो है आपको म्यूट कर स्टेट्स एंड कैपिटल लिखो, ट्यूशन वाले रजिस्टर तो देख के लिखो। जस्ट सर सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू। परफेक्ट। कैन आई स्टार्ट? यस सर। देखो just give me the rights of sharing my presentation also. So respected chairman sir Bhupinder ji, vice chairman Jitendra ji, Rajni ji, Deepak ji, Kanvinder ji, Sonu ji, Sachin Behel ji, ex officio member, respected members, thank you so much, entire Panipat branch. भूपेंद्र जी मुझे आपको वो देना पड़ेगा अभी होस्ट टाइटल। हाँ जी अभी है अभी दे रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड just before I dig deeper into my session of UAE tax, I believe जो आपने दिव्यास्त्र का ये सीरीज शुरू करा है उसमें यूएस सिंगापुर UAE, these are the best opportunities as a chartered accountant that we can share. And just a minute, share window. Then you are co-host now. अब आप कर सकते हैं। Yes. ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी? जी जी। राइट अभी ओके ठीक है, so I'll start this. So this is so first of all with regard to this selection of topics of US, Singapore, UAE and maybe something more,
I think as a leadership of Panipat branch, this is very very important कि आपकी leadership ने ये session चुना, अपना समय दिया, select करा speakers को. This is the best opportunity and the best, I believe, a best service a leader can do for his community. Abhi we'll have to find out as a as a bigger body of a chartered accountants, we all have to come together and find out newer opportunities, see where our members can deliver more service with the help of AI. So AI is of course one topic, but then what are the avenues? हमको इंडिया से बाहर देखना ही पड़ेगा. I have been to Dubai so many times rendering services. We have also started our full-time office. So the level of fees that we get is 4 to 5 times at least what we get in Delhi. The problem of debtors are not there. Clients are very ready and very professional to pay. You get data very fast. So there are a lot of benefits of working in that market. Their VAT is a subset of Indian GST. अगर आपको Indian GST आता है तो उसमें आपको बस 25% का ही समझना है, बाकी 75% done and dusted. Similarly, our income tax का subset is corporate tax. So the things are very very easy. If you have read income tax, if you have read GST, so these taxes are very easy and most of the things are online. So sitting in a tier 2, tier 3 city, I'll say that for our professionals, this is one of the very good opportunities to start working for some clients which are based out of US, Singapore, or Dubai, or something else. Your leadership may figure out that. I myself have started in UAE only. So on behalf of entire, I am thankful and I recognize the efforts of leadership. Now it's upon all of us to start the session. I'll try to deliver best from my side. Whatever questions you have, आप please park कीजिएगा अपना. And we'll start. We'll do two things. One is corporate tax and one is VAT. I am just diving into my presentation now. I think presentation is visible. सर विजिबल है सर, विजिबल है ना? अभी भी full screen. You can. It's visible full screen, right? यस सर, फुल स्क्रीन है. Perfect. Done. So first we start with corporate tax. We will do a lot of things in corporate tax, but to start with, if we want to work in UAE, let's have 2 minutes brief of what is the history of UAE. 1900s के अंदर UAE was under British protection. अब उसको protection बोल लो, ally बोल लो, कुछ भी बोल लो. 1900 से the UAE state was under British protection. 2 दिसंबर 1971 में 6 एमिरेट्स यानी कि 6 सबसेट्स. सो वहां पे एमिरेट्स बोलते हैं स्टेट्स को और सबसेट्स को और कंट्रीज को, जो भी आप बोलेंगे. 6 रूलर्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूएई. रसल खेमा was the last one. He's a seven emirates. So United Arab Emirates is a formulation of 7 rulers, 7 emirates, 7 locations. So Russell Khema was the last one to join in 1972. 2010 में UAE ने अपना विजन लॉन्च करा 2021. उसके बाद एक्साइज लॉ आया 2017 में. VAT आया 5% 2017 में. 2018 में. In 2022 we had introduced corporate tax. It became effective from 2023. 7 एमिरेट्स आप देखेंगे, जो ऑरेंज वाला पोर्शन दैट इज अबू धाबी, ऑलमोस्ट कवरिंग 60-70% ऑफ द एरिया. उसी तरीके से उनका जीडीपी भी बहुत ज्यादा है. उसके बाद आता है दुबई 4000 स्क्वायर किलोमीटर, शारजा, अजमान, रसल खेमा, फुजैरा एंड अलक्वैम. अलक्वैम इज द स्मॉलेस्ट वन. Now what is the structure of, अभी मैं corporate tax और VAT पे I have not gone there. I am just discussing about the structure of UAE बना कैसा है. Now सबसे पहले UAE का फेडरल सुप्रीम कोर्ट काउंसिल है, जहां पे 7 एमिरेट्स, द रूलर देमसेल्व्स, द हाईएस्ट अथॉरिटी, 7 जगहों की 7 अथॉरिटी खुद बैठते हैं उनके रूलर. दिस इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन UAE. जो भी हम आज बात करने वाले हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल एज VAT, दोनों के दोनों 7 एमिरेट्स पे इक्वली लगते हैं. सारे कानून इक्वली लगते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एमिरेट्स. ये एक देश की तरह. सो UAE वर्क्स एज अ सिंगल कंट्री ओनली, ऑल्दो इंडिविजुअली दे आर डिवाइडेड इनटू 7 एमिरेट्स. सो सुप्रीम काउंसिल जो गवर्न करती है, वहां पे देयर आर 7 एमिरेट्स दैट दे सिट.
They decide among themselves, two people, one is the president, one is the vice president. Currently, the president is the ruler of Abu Dhabi, Sheikh Al Nahyan, and the vice president is the ruler of Dubai, which is Al Maktoum. Council of Ministers. Below President and Vice President, we have a Council of Ministers, also known as UAE Cabinet. ये कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर, जो बड़े लेवल के डिसीजंस हैं, यानी कि VAT लाना है, कॉर्पोरेट टैक्स लाना है, वो इनके थ्रू आता है. नेक्स्ट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टीरियल डिसीजंस, तो वहां से हटके जितने भी पॉलिसी लेवल के डिसीजंस है, corporate tax decide हो गया, but with regard to corporate tax, what will be rules, what will be regulations are decided by Ministry of Finance, ministerial decisions. Then under them is a FTA, Federal Tax Authority. Day-to-day notices, registrations, filing of returns. Although all of this happens online, but everything goes to an FTA, something like Income Tax Authority, right? Now moving forward, now we are entering corporate tax. Corporate tax के basics. My dear friends, I am understanding कि आप ये सब शायद corporate tax और VAT UAE का पहली बार पढ़ रहे हैं. I'll try to make it very simple, so at broad level पे आपको you are able to understand and capture these things. 2022 में पहली बार लॉ आया था. लॉ था 47/2022. 70 आर्टिकल थे. आर्टिकल्स मतलब सेक्शंस को यहाँ पे आर्टिकल्स बोलते हैं, नॉट आर्टिकल ऑफिस वाले आर्टिकल. टैक्स प्रोसीजर का एक और डॉक्यूमेंट आया था 2022 में 28/2022, जिसमें टैक्स प्रोसीजर की बात करी गई थी. अराउंड 57 आर्टिकल्स हैं. कैबिनेट डिसीजंस आए 2022 के बाद. कैबिनेट डिसीजंस आर लाइक decisions on qualifying income क्या होगी, who are the connected person, who are the related, broad level discussions of exempted incomes, taxable income. करीबन 15 documents are what we have as on date. Ministerial decision, जैसे मैंने आपको बताया, cabinet decisions बड़ी authority, ministerial decisions more like rules. They formulate rules on this, कि how will they work, how is the, what are the forms, how to register, etc. And then there is a Federal Tax Authority, which has multiple issues. Just a second. भूपिंदर जी, PPT मूव कर रही है? One of the members have messaged me कि PPT मूव नहीं कर रही है. Okay. Let me just reshare. देखिए एक बार. Can any member confirm if the PPT is moving? Someone just messaged me on my mobile that PPT is not moving. I think PPT is now moving. I think PPT is now moving. Moving forward. फेडरल टैक्स अथॉरिटी के डिसीजंस हैं, और उसके बाद VAT के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड्स, क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं. These does not have a legal sanctity, but they keep on coming and going. So these are all the list of federal authority decisions, corporate tax. Now the overview of UAE corporate tax. First of all, the law applies to a taxable income earned by a taxable person during a tax period, and it is on a self-assessment basis. तो चार चीजें. पहला, आपके पास income होनी चाहिए, वो भी taxable income. So इसका मतलब there are two types of income. One is a taxable income and one is a non-taxable income or an exempt income. So yes, there are a lot of exempt incomes also in UAE. So आपकी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए. दूसरा, आप टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए. एनी पर्सन हैज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन. क्या डेफिनेशन होती है, वी विल सी. तीसरा, टैक्स पीरियड. तो एक साल की बात करी गई है यहाँ पे. टैक्स पीरियड को एक साल को टैक्स पीरियड बोला गया, एंड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस यूनिफॉर्मली अक्रॉस यूएई. तो 7 एमिरेट्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स सेम है, रूल सेम है, प्रोसीजर सेम है, फॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है. Corporate tax regime applies to tax period commencing on or after 1 June 2023. So this is the most important point. And the first time I heard, this was so confusing. हमारे
कंट्री के अंदर वी हैव अ फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर रनिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 12 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर होता है और आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फ्रॉम एमारा टैक्स, यू कैन चूज अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, फरवरी टू जनवरी, मार्च टू फरवरी, कोई भी 12 महीने अपनी मर्जी से यू कैन सेलेक्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको फ्यूचर में जाके चेंज कराना तो वो भी पॉसिबल है, आपका पीरियड चेंज भी हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स लगा उन सारी एंटिटीज को, उनका टैक्स पीरियड 1 जून 2022 के बाद शुरू होता है। सो यानी कि अगर मेरा टैक्स पीरियड शुरू होता है अप्रैल टू मार्च, तो मेरे को अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रोपोर्शनेट वर्ड का कोई तात्पर्य नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ यूएई के अंदर। सो एनी टैक्स पीरियड दैट स्टार्ट्स आफ्टर जून 2023, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपका टैक्स पीरियड अप्रैल 2023 में शुरू हुआ तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, आपका टैक्स लगेगा अप्रैल 2024 से शुरू होके। आपको टैक्स रिटर्न भरनी है 9 महीने में, साल आपका साल खत्म हो जाने के बाद। यानी कि जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपकी रिटर्न जा रही है सितंबर तक, तो सितंबर तक हमारा पोर्टल इज जैम, सो मेनी रिटर्न्स आर बीइंग फाइल्ड इन लास्ट फ्यू डेज। दुबई में, यूएई में ऐसा नहीं होता, बिकॉज एवरीवन, लॉट ऑफ पीपल हैव अ डिफरेंट टैक्स पीरियड्स। People from India usually prefer March to April. People from European countries prefer different. Certain people prefer Georgian calendar, which is January to December. ठीक है, ये Emara Tax is the portal of corporate tax filing for people in UAE. So for example, we said जैसे AMRG है, AMRG USA है, तो वो अपना सब्सिडरी बनाएगी यूए में, तो दे विल प्रेफर जनवरी टू दिसंबर। कैन दे हैव अ पीरियड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर? ये आंसर इज यस। देयर फाइलिंग विल बी डन ऑन 30th सितंबर नेक्स्ट ईयर, 9 महीना फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर। एएमआरजी इंडिया अगर अपना सब्सिडरी बनाएगी, द पीरियड विल बी अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप फिर से ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको मार्च टू अप्रैल टू मार्च ही रखना है, यू कैन हैव अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो। AMRG ऑस्ट्रेलिया, दे यूजुअली फॉलो दिस जुलाई टू जून कॉन्सेप्ट। सो आप 1 जुलाई से लेकर अगले जून तक का आपका एक फाइनेंशियल ईयर होगा। सो यू कैन चूज योर फाइनेंस, दिस इज लिटिल डिफरेंट। अब आ जाते हैं हु इज अ पर्सन, व्यक्ति कौन है। व्यक्ति 2 तरीके का होता है, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। टैक्सेबल पीपल आर दोज पीपल हु आर लायबल टू पे टैक्सेस अंडर द यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। एक बात और बड़ा ध्यान रखिएगा, यूए इज अ कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज नॉट अ पर्सनल टैक्स। इंडिया इनकम टैक्स इज अ कॉर्पोरेट टैक्स एंड अ पर्सनल टैक्स, बोथ एक ही लॉ के अंदर दोनों लिखे हुए हैं। यूए सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स है, आप पर्सनल टैक्स नहीं है यूए। अगर आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए नेचुरल पर्सन कोई कमाई कर रहे हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू अ बिजनेस और प्रोफेशन, इट इज अ सैलरी इनकम, ब्रॉडली बता रहा हूं, तो आप एग्जम्प्ट रहते हैं। तो अब आ जाते हैं, क्योंकि यूए कॉर्पोरेट टैक्स है तो 2 तरीके के व्यक्ति हैं, टैक्सेबल पर्सन, एग्जम्प्ट पर्सन। हु आर द एग्जम्प्ट पर्सन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जम्प्ट पर्सन। वन पर्सन इज हु इज ऑटोमेटिकली एग्जम्प्टेड अंडर द लॉ इटसेल्फ। Second is person that can apply to the authority for claiming an exemption. So first, who are automatically exempt. All the government entities are exempt. All the government control entities are exempt. Extractive business, दुबई और यूएई का मेन काम है तेल, जमीन से तेल निकालना ब्रॉडली। तो तेल, अगर कोई भी कंपनी एक्सट्रैक्टिव बिजनेस में है, अगर वहां जमीन से तेल निकाला जा रहा है, जमीन से सैंड निकाला जा रहा है, जमीन से माइनिंग हो रही है, तो दीज आर एक्स्ट्रा, ऑफ कोर्स दीज आर डिफाइंड, डिटेल्ड रूल्स हैं। तो ऑल दोज बिजनेस आर ऑटोमेटिकली एग्जाम बिजनेस, इन सबके लिए लाइसेंसेस चलते हैं। तो ज्यादातर दिखेगा कि सरकारी एजेंसीज के पास ही होते हैं। नॉन एक्सट्रैक्टिव नेचुरल रिसोर्स बिजनेस, वंस द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, these needs to be processed. So all that processing, packaging, etc. usually falls under the category of non-extractive natural resource business. जितने natural resource आपने जमीन से निकाले उसका extraction भी आप यूएई में करिए, वो भी exempt है। तीसरा है qualifying public benefit entity, which are charitable entities. They are also exempt from GST.
person that must apply qualified investment funds, pension funds, only owned entities of government or government controlled entities, वो अप्लाई करेंगे, उनको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा. Now, who are the taxable persons? Taxable persons हैं दो टाइप के, resident and non-resident. Who are the resident taxable person? Let me just try to do this first. Who are the resident persons? Resident persons के चार पार्ट हैं. UAE juridical person, foreign juridical person, natural persons conducting a business in the state, any other cabinet decision. UAE juridical person means ये judicial person नहीं है, juridical person है. UAE के अंदर if we have formed any company in LLP company partnership in the UAE itself, अगर UAE registered company है तो वो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो जाएगी. पहले वो रेजिडेंट बनने गई और फिर वो टैक्सेबल भी है, तो यानी कि उस पर टैक्स लगता है. दूसरा फॉरेन जुरिडिकल पर्सन, कोई फॉरेन की कंपनी है, कोई फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म है, कोई फॉरेन की एलएलपी है जो कि यूएई आके अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करती है, तो वो एक रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन जाएगी. तीसरा नेचुरल पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस इन द स्टेट. इफ आई एम रजत मोहन, आई want to conduct a business in my proprietorship organization, I become a natural person. Ideally, I should not be taxable because this is a corporate tax and not an income, not a personal tax. However, if I am conducting a business, I am considered liable to pay taxes and as a corporation. कैबिनेट डिसीजन, जैसे मैंने पहले बात आई थी, वहां पे जो डिसीजन होते हैं कैबिनेट डिसीजन में आते हैं. अगर कैबिनेट डिसीजन में एनी अदर एंट्री भी आ जाए तो कल को वो भी टैक्सेबल हो जाए. Who are non-resident person but they are taxable person. Permanent establisher, कोई फॉरेन का बंदा, उसने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट खोल दिया, is liable to tax. State source income, ये मैं करूंगा, UAE टैक्स करता हूँ. ठीक है, so broadly these are the all taxable and exempt persons. I hope I am not very fast. अगर हैं तो आपको बताना पड़ेगा. ये हमने कर लिया है. Fixed P, yes. So now we come to what is a state source income. अगर कोई व्यक्ति, कोई non-resident person may be subject to UAE corporate tax, whereby he derives certain state source income, even if he does not have a permanent establishment in UAE. Meaning thereby AMRG दिल्ली से अगर जाके मैं वहां पे कोई कंसल्टिंग देके आता हूं तो भी मैं टैक्स के लिए लायबल हो सकता हूं. यूएई सरकार मेरे से कॉर्पोरेट टैक्स वसूल कर सकती है अगर दो कंडीशंस हैं. पहला, इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन, मैंने वहां के किसी रेजिडेंट पर्सन के साथ व्यापार करा है. दूसरा, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं वो यूएई में हुई हैं, या एसेट्स यूएई में थी, या कैपिटल यूएई में इन्वेस्ट करा है, या राइट्स यूएई में थे, या सर्विसेज परफॉर्म्ड और बेनिफिटेड फ्रॉम इन द यूएई. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. अगर आप कोई भी तरीके की इनकम यूएई से कमा रहे हैं तो आपको यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा. ये बहुत ही बड़ा एक गैमट है जो खोल दिया गया. इट्स सो कंफ्यूजिंग, ये कैसे हो सकता है. इसका मतलब ये है कि सारी फॉरेन एंटिटीज जो भी सप्लाई कर रही हैं यूएई में, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, किसी भी तरीके की इनकम जनरेट कर रही है, उनको वहां रजिस्टर करना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, एंड दे विल हैव टू पे कॉर्पोरेट टैक्स. However, FTA of UAE has given one clarification, which is very important for all of our businesses and people like us. Although state source income is included in the category of non-resident taxable income, but mere earning of UAE state source income without permanent establishment or nexus will not trigger corporate tax in UAE. तो आप सब फ्री हो गए, हम सब फ्री हो गए. अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं यूएई में, एफटीए ने बोला लॉ में लिखा हुआ है, बट वी आर क्लैरिफाइंग, अगर आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अगर आपका ऑफिस नहीं है, यूएई नेक्सस नहीं है, नेक्सस का डेफिनेशन है, हम देखेंगे, अगर ये सब चीजें यू डोंट हैव दीज थिंग्स, then you are not chargeable to corporate tax in the UAE state. So nexus कैसे बनता है? Non-resident may become subject to UAE corporate tax if he has a nexus in UAE that is specified by under a cabinet decision.
नेक्सस कैसे मान लिया जाएगा ये हमको नहीं पता है, ये कैबिनेट डिसीजन में लिख के दिया गया है, which is through two things only. One is an immovable property. Where is an income derived from an immovable property located in UAE? मतलब अगर आपने कोई रेंटल कमाया है, कोई कैपिटल गेन कमाया है, राइट्स को असाइन करे हैं, यूएई प्रॉपर्टी यूज हुई है, लीज करा है, सब लीज करा है, तभी माना जाएगा कि आपका नेक्सस है और आपको यूएई में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप यूएई में कोई इन्वेस्टमेंट फंड चला रहे हैं, जिस इन्वेस्टमेंट फंड ने इमोवल प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डाल दिया है, तो अगेन उसको माना जाएगा कि वो यूएई में है। सो दोनों के अंदर क्या है, इट इज प्रूव दैट आप इमोवल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड, देयर बाय देयर इज नो नेक्सस, देयर इज नो नीड टू पे टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स इन यूएई। मैं एक बार देख लो अगर आप में से किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछा है। So now moving forward, रेजिडेंसी क्राइटेरिया। अब आप ऊपर देखेंगे, हमारे इस एग्जांपल में था, आपको टैक्सेबल होने के लिए अ पर्सन इज अ टैक्सेबल पर्सन और उसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। अब रेजिडेंट कौन होता है? दो बातें, पहली, अगर आपने यूएई में कंपनी बना ली तो आप रेजिडेंट ही माने जाएंगे, आपकी कंपनी। दूसरा, अगर आप कोई फॉरेन कंपनी है which is incorporated outside India, but it is effectively managed from UAE, POEM जिसको बोलते ऑफिस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, अगर वैसा है तो आप माना जाएगा आप रेजिडेंट इन यूएई हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दो कंडीशंस। लीगल पर्सन के केस में, नेचुरल पर्सन के केस में तीन कंडीशंस है। पहला, आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस यूएई में है, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएई में है, आप रेजिडेंट माने जाओगे। दूसरा, आप यूएई के अंदर 183 डेज रूल्स सेटिस्फाई करते हो, इस 12 महीने में आप 183 दिन से ज्यादा रह लिए। तीसरा, आप या फिर आप 90 दिन रहे इस साल में एंड आपके पास यूएई नेशनल हो या आपके पास जीसीसी नेशनल हो, रेजिडेंसी परमिट है, तो भी आप यूएई के रेजिडेंट माने जाओगे। ठीक है सर। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया टैक्सेबल पर्सन कौन है, रेजिडेंट कौन है, टैक्स किसको पे करना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग जो इंडिया में बहुत मुश्किल होता है बट यूएई में बहुत आसान है, टैक्स लगना किस पे है। सर टैक्स लगना है टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसे इंडिया में कैलकुलेट होती है। फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, पीजीबीपी का प्रॉफिट जो होता है, जो आपका P&L बनता है, उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, आपको उसको उठाते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, the financials, whether you are a listed, unlisted, private, public, LLP or anything, even if an individual, you need to prepare your books of accounts, accounting financials as per two gaps, either IFRS और अगर आप छोटा एंटिटी हैं तो IFRS SME। IFRS SME is a these are all IFRS IAS, या तो ये अगर आप लार्ज एंटिटी है तो ये फॉलो करेंगे, नहीं तो IFRS SME अगर आपका रेवेन्यू 50 मिलियन से कम है, विच इज 135 करोड़ का एनुअल टर्नओवर अगर आपका नहीं है दुबई एंटिटी का, तो आप IFRS SME फॉलो करेंगे। सिर्फ एक ही IFRS है, सब कुछ इसी में दे रखा है, राइट। Now there are two methods of accounting. Even if you follow IFRS, there are two: accrual basis, cash basis. Ideally, everyone can follow accrual basis. We all know what is accrual basis. अगर आपका revenue is less than 3 million dirham, which is करीबन 8 करोड़ रुपया, then you have a power, then you have a right, I'll say, to choose the preparation of financial accounts as per cash basis of accounting. तो जो आएगा उस पर टैक्स देना है, जो जाएगा उसको माइनस कर लेंगे और बैलेंस पे टैक्स दे देंगे। सो यू हैव टू चूज इफ योर टर्नओवर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 3 मिलियन दिरहम। नाउ जनरल रूल्स फॉर डिटरमिनिंग ऑफ टैक्स। छोटे छोटे जो ऊपर नीचे करने, पहली बार 12 महीने का P&L बनाएंगे। अगर आपके P&L में कोई भी इनकम है जो कि एग्जम्प्ट है, यू हैव टू रिमूव
Unrealized gains and losses हैं, you can make an adjustment for that. There is a provision separately for that. Unrealized gains and expenses आपको कैश बेसिस पे लेके आएंगे हम वापस. Allowable business expenses ही अलाउ होंगे सिर्फ. ग्रुप ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. टैक्स लॉसेस आपको पता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉसेस यहाँ पे भी हैं, अगर होंगे तो आप एडजस्ट कर लेंगे. कैन मेथड ऑफ अकाउंटिंग बी चेंज्ड? एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड इन यूएई. हर चीज पे एफटीए का अप्रूवल लगता है. एमआरआर टैक्स पे फाइल हो जाता है, पेपर फाइल कर दोगे, जस्टिफिकेशन फाइल कर दोगे, वहां से क्वेरी आ जाएगी, सॉल्व कर दोगे, आपका चेंज हो जाएगा. एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड. सबसे ज्यादा जरूरी है क्या क्या चीजें रिड्यूस करी जा सकती है. आइडली सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस and it is revenue in nature, it can be deducted without any limit. However, दो चीजें हैं. पहला कर लेते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. अगर आपने कोई भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ मील, अकोमोडेशन, ट्रैवल, इवेंट्स और एनी अदर बिजनेस एंटरटेनमेंट कराए और एम्प्लॉयज के लिए कराए तो 100% डिडक्शन अलाउड है विदाउट एनी लिमिट. बट अगर आपने ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अपने क्लाइंट्स के लिए करे हैं या कंसल्टेंट्स के लिए करे हैं तो सिर्फ 50% ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड का डिडक्शन मिलेगा. सो दे कंसिडर एम्प्लॉयज टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लाइंट्स. तीसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर. अगर आपका इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर इज लेस देन 12 मिलियन दिरहम, तब उस केस में कितना भी आप इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट है 11 मिलियन दिरहम, आप माइनस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट. बट अगर आपका 12 मिलियन दिरहम या उससे ऊपर है, 30% ऑफ EBITDA ही माइनस होगा. उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा इंटरेस्ट टू द नेक्स्ट 10 टैक्स पीरियड्स. If there are expenses that are incurred partly for business and partly for non-business, so only that portion is allowed which is partly for business, proportionate. Non-deductible expenses, क्या ऐसे expenses जिनका deduction नहीं मिलता? Donations, grants, gifts, fines, penalties, bribes, dividend, profit distribution, personal drawings, withdrawals. आज की डेट में इफ आई टेल यू, पर्सनल ड्राइंग्स और विड्रॉल के ऊपर बहुत केसेस आ रहे हैं. एफटी के अंदर बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं जहां पे लोगों ने ड्राइंग्स कर ली हैं और बुक्स के अंदर अकाउंटिंग नहीं करी है, तो दे आर गेटिंग लॉट ऑफ नोटिसेस ऑन दिस अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन टू पार्टनर्स, रिकवरेबल इनपुट टैक्स. रिकवरेबल इनपुट टैक्स क्योंकि रिकवरेबल है इसलिए उसका रिडक्शन मिलना नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स का नहीं मिलेगा, फॉरेन इनकम टैक्स का नहीं मिलेगा. Exempt income, losses not connected, any other item that is written with the cabinet decision. क्या एक इंडिविजुअल पर टैक्स लगता है? हाँ जी लगता है, इफ ही इज ड्रॉइंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट. However, if business turnover is not less than 1 million dirham, then he can opt not to be taxed, right? इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ. दिस इज लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडिया, जिसको बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंट एंटिटीज. सो जैसे हमारे यहाँ पे अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो उसका पैन अलग होगा, उसको टैक्स अलग पे करना है. इट इज कंसिडर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स हिमसेल्फ. यूएई में ऐसा नहीं है. यूएई में दोनों चीजें चलती हैं. यू वांट टू कंसिडर पार्टनरशिप फर्म एज अ पास थ्रू एंटिटी whereby whatever the profits of the partnership firm are, each individual partner has to pay taxes in his own capacity. तो ऐसा हो सकता है. TDS withholding taxes नहीं है अभी यूएई में. कॉन्सेप्ट है, टैक्स रेट 0 है, इसलिए कोई withholding taxes नहीं है.
तो फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी हो सकती है कोई अन्य इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फर्म जिसमें ABC 3 पार्टनर्स, उनको टैक्स लग जाएगा। तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल पार्टनर का होता है। और they can specifically get that party registered as a tax paying entity and pay taxes for the same. एग्जाम्प्ट एंटिटीज हमने सारी पढ़ ली हैं, हम आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 3,75,000 दिरहम, 3,75,000 दिरहम, विच इज ऑलमोस्ट लिखा नहीं है, 1 करोड़ रुपया, विच इज ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज तक देर इज नो इनकम लायबल टू टैक्स, इवन इफ यू आर हैविंग एन इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया, विच इज 3,75,000 दिरहम पर 0% टैक्स लगेगा, उसके ऊपर 9% टैक्स लगेगा। सो लेट अस सपोज अगर आपने 4 लाख दिरहम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टर्नओवर हियर, दिस इज द नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। 4 लाख दिरहम अगर आपने कमाया तो 3,75,000 दिरहम माइनस हो गया, केवल 25,000 दिरहम पे टैक्स लगेगा, वो भी 9% के रेट पे, विच इज 2,250 दिरहम। अगर 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नहीं, मैं 27 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, 2,250 राइट। तो 4 लाख के ऊपर केवल 2,250 दिरहम ही टैक्स लगेगा, विच इज नथिंग लाइक 0.5% रेट ऑफ टैक्स, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। सो इसलिए रेट ऑफ टैक्स इतना कम है। Natural persons conducting business are subject to corporate tax only if the business turnover exceeds 1 million dirham। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 8 करोड़ रुपए तक है तो आप चूज कर सकते हैं टैक्स ना पे करना, आप 0 रुपीज टैक्स पे कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली टैक्स फ्री, आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नेचुरल पर्सन है तो, विच इज MSME छोटा कंपनी, इवन इफ अगर आप 375 दिरहम से ज्यादा कमा रहे हैं। एक और आया था स्मॉल बिजनेस रिलीफ, ऑल्दो आया था, अभी ये खत्म हो गया, हम आगे भी पढ़ लेंगे। Where the revenue does not exceed 3 million dirham, corporate tax payable is nil। 3 million dirham is like 24 करोड़ रुपया। अगर आप 24 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, नेचुरल पर्सन में लिमिट है, you have to be natural person, this is not for corporates, बट स्मॉल बिजनेस रिलीफ इज फॉर एवरीवन। अगर आपका 24 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, ब्रॉडली बता रहा हूँ, तो आपका टैक्स पेबल है निल। 24 करोड़ रुपए बहुत होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विसेज, गुड्स, प्रोसेसिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। बट ये स्मॉल बिजनेस रिलीफ अब खत्म हो गया, 31 दिसंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है, एक्सटेंड नहीं करी गई है। दिस इज गॉन, दिस इज ओल्ड न्यूज नाउ। मैं यहां पे आपको ले आता हूं। तो अब एक दुबई में एक बड़ा लोग कहते हैं कि टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड बहुत सारे हैं। फिर एक फ्री जोन कॉन्सेप्ट आता है कि इफ यू हैव अ कंपनी इन अ फ्री जोन तो कोई टैक्स नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, पहली बात कोई टैक्स नहीं है। इनफैक्ट सारे फ्री जोन्स पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, VAT भी लगता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप फ्री जोन के अंदर कुछ स्पेसिफिक तरीके की इनकम कमाओगे तो आपके पास कोई टैक्स नहीं, विच इज अ क्वालिफाइंग इनकम, राइट। तो व्हाट इज दैट क्वालिफाइंग इनकम दैट यू हैव टू अर्न सो दैट देयर इज नो टैक्स? फर्स्ट, qualifying income is the proportion of income earned by you which is taxed at 0% corporate tax। conditions fulfill करने पड़ेंगी। following categories: first, income from transactions within the free zones person itself। यानी कि अगर दो एंटिटीज फ्री जोन में रजिस्टर्ड हैं, आपस में सेल परचेज करती रहें, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, राइट। दूसरा, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स विद नॉन फ्री जोन पर्सन। हुआ नॉन फ्री जोन पर्सन, जो आदमी UAE के अंदर रहते हैं, मेनलैंड पे रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं,
प्रोवाइडेड सच इनकम अराइजेस फ्रॉम क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। तो इन्होंने बोला या तो आप आपस में फ्री जोन बंदे काम करते रहो, टैक्स फ्री हो, अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ काम करो तब भी टैक्स फ्री हो, बट ओनली फॉर सर्टेन सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, ओनली फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज वो हैं जिनको वो प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे ये क्वालिफाइंग एक्टिविटीज आपके लेफ्ट साइड पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ क्वालिफाइंग कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज की ही ट्रेडिंग सिर्फ, holding of shares, holding companies, fund management services, wealth management services, headquarter services, treasury services, ownership management, operation of ships, aircrafts, distribution of goods in or from a designated zone, logistic services, reinsurance services, or any services ancillary related। सिर्फ यही 10 तो हमारी सीए सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, टैक्स कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, ये सब क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में नहीं आती हैं। तो अगर कल को मैं अपनी कंपनी फ्री जोन में खुलवाता हूं और उसमें इनकम आती है 3,75,000 दिरहम से ज्यादा, तो मुझे टैक्स पे करना होगा। सो इफ यू आर वर्किंग इन क्वालिफाइंग एक्टिविटीज, तभी के तभी आप एग्जम्प्ट रहेंगे, नहीं तो आप एग्जम्प्ट नहीं रहेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलें। आगे चलते, अच्छा इनमें ये कुछ एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज भी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसको थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं कि यार अगर आप किए वाले काम कर रहे हो तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वी विल पुट यू टू टैक्स। ये कुछ वो है जहाँ पे बहुत हो चुका है, बैंकिंग एक्टिविटीज, इंश्योरेंस, फाइनेंस, लीजिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इतना जरूरी नहीं है। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में अगर आप फॉलो करोगे तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाओगे। Now I am not going into this much detail कि कैसे इनकम आएगी। ग्लोबल टैक्स रेट देखने की वर्ल्ड में क्या क्या टैक्स रेट हैं। पर्सनल टैक्स रेट बहरीन में 0, कॉर्पोरेट 0, इंडिया में 40% 35% टैक्स लग रहा है। यूएई में आ जाते हैं 0% पर्सनल टैक्स और 9% कॉर्पोरेट टैक्स। दिस वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉवल एंड नया कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में नहीं है, विच इज अ टैक्स ग्रुप कॉन्सेप्ट। यानी कि इफ यू वांट टू, सो आपके हमारे इंडिया में क्या, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है और आपकी 300 400 500 रिलेटेड पार्टीज हैं। सो ऑल दोज 500 रिलेटेड पार्टीज के 500 असेसमेंट्स होते हैं, which is very difficult. So this is the ease that they have given. A concept that they have evolved is a tax group concept. Multiple resident corporate entities may elect to be treated as a single person. All assessments will be made as a single taxable person. All intra-group transactions are ignored provided there are certain conditions. 95% ownership consolidated होनी चाहिए. All members shall be resident. There shall not be any exempt persons. Financial year shall be same. The parent company, the holding company is responsible for registration, filing, tax payment, consolidation, etc. for all the entities that are registered in the group. If you want to have a group tax assessment, you have to be separately registered as a group with the FTA, Federal Tax Authority, right? क्या और किसी देश में भी टैक्स कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है? यूएई के अलावा वी हैव द सिमिलर कॉन्सेप्ट इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड सिंगापुर आल्सो। Let us leave this. They're a little difficult. Yes, treatment of business losses. क्या business losses carry forward हो सकते हैं? Yes, business losses can be carry forward for indefinite period of years, not 8 years, not 4 years, but indefinite, unlike India. Losses can be utilized only to the extent of 75% of the income. Current year में आपका इनकम है 100 रुपया, आप मैक्सिमम नेट ऑफ 75 रुपया कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। 25 रुपए के ऊपर और 25 दिरहम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोलो देना पड़ेगा, उसमें थ्रेशोल्ड ऑफ 375 माइनस होगा। एटलीस्ट 50%, जो हमारा भी आई थिंक पहले प्रीवियसली सेक्शन 79 था, एटलीस्ट द ओनरशिप
of the year in which the loss was incurred and utilized shall remain same. It will remain at least above 55% of the ownership shall exist. Okay? Related persons, yes, the definition is very wide. The related person, all the transactions shall be performed at arm's length price so that it cannot, no adjustments can be made. Connected persons, TP, tax. Let me do this connected person. Any payment made to connected individuals are deductible only to the extent of the market value. So this is, I think, there was an update very recently in last few months whereby they have initiated, the authority have initiated scrutiny on this matter. अब होता क्या है कि मेरी corporate entity है जो कि 1 मिलियन दिरहम कमा रही है. अब 1 मिलियन दिरहम एंटिटी कमा रही है, मुझे टैक्स पड़ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स. उससे बचने के लिए मैं अपनी वाइफ के नाम पे काट देता हूँ ½ मिलियन दिरहम, ½ मिलियन दिरहम अपने आप को सैलरी देता हूँ. A salary given to me myself may be a market salary, but given to my wife, let's suppose she is not educated to that extent or she cannot deserve the market value. So now a lot of stress is put on this section whereby they are saying if you are paying any individual, because individual में tax reduction तो मिल जाएगा, but tax नहीं लगेगा, then in such case it shall reflect the market value. Any excess over market value is automatically disallowed. Market value must be supported through benchmarking, comparative analysis, etc. Transfer pricing documentation. Federal Tax Authority may require a person to submit transfer pricing disclosure documents. दो तरीके के होते हैं जो लोग करते हैं, मास्टर फाइल, लोकल फाइल. इनके अपने अपने थ्रेशोल्ड्स हैं. मास्टर फाइल कब मेंटेन करनी है और लोकल फाइल कब मेंटेन करनी है. I'm not going into detail. Let's move forward. Taxable person has to register with FTA. He'll get a TRN, tax registration number. टाइमलाइंस हैं. जुरिडिकल पर्सन के लिए 3 महीना है, नॉन जुडिशियल पर्सन के लिए 6 महीना है, यूएई नेक्सस के लिए 3 महीना है. नेचुरल पर्सन अगर 1 मिलियन तक कमा रहा है तो उसको एग्जम्पशन है, उसको नहीं करने की आवश्यकता है. इसको हम छोड़ देते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं. रिटर्न फाइल करनी है इमारा टैक्स पे. There is nothing manual, everything has to go online on the portal Amara Tax. I have not heard कि ये Amara Tax कभी डाउन हो. मेंटेनेंस होता है, टाइम आ जाता है, बट डाउन नहीं सुना है मैंने. 9 महीने के अंदर अंदर टैक्स फाइलिंग कर रहा है. पेनल्टी प्रोविजंस आर वेरी वेरी हैवी, वेरी वेरी. कोई भी चीज पे बहुत हैवी पेनल्टी है. We are not discussing. I have put in the presentation. This I'm not discussing. This I will leave. Okay. So let us take few minutes of break. I think almost we have completed one. Let's take a 5-minute break, Chairman sir. If you may allow, we'll take a few minutes of break. Let's meet again here at 6 p.m. 7 minutes of break we'll take and then we'll start VAT. If you have any questions, you can put in the chat group. I'll try and answer.
रजत सर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, एक सेकंड। रजत सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी सर, यहाँ से अनम्यूट हो नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ठीक है सर? बिल्कुल बढ़िया। आपकी हमने आवाज ब्रेक आ लिया रही है दो, सर हमारी? एकदम आवाज आ रही है। ब्रेक लिया 2-3 मिनट का, एक कॉपर टैक्स खत्म हुआ था एक तो। सेकंड, एक सेकंड। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वी कैन स्टार्ट विद VAT। अगर आपके कुछ सवाल हैं, यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। 1 मिनट है अभी स्टार्ट करने में। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क। Members, we are starting with our next presentation on UAE VAT. So let us consider this law to be a subset of Indian GST. आप में से जितने लोगों ने पढ़ा, समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी GST के प्रकार से VAT दो चीजों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। Goods means physical property that can be supplied, including real estate, water, and all forms of energy. Services is anything other than goods. यानी कि गुड्स के अंदर आपने जो भी फिजिकल चीज है, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट को भी आपने गुड्स बोल दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन, लैंड एटसेट्रा, सबको आपने गुड्स बोल दिया। कंप्लीट रियल एस्टेट सेक्टर को, पानी को, बिजली को, तेल को, सबको आपने गुड्स बोल दिया है। और उसके बाद आपने बोला जो बच जाएगा वो सर्विसेज बच जाएगी। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which is goods or service defined above for a consideration, जिसके अगेंस्ट आपको कंसिडरेशन मिलेगा by a taxable person। यहाँ पे taxable person अलग है, वहां taxable person corporate tax में लगता। in the course of conducting a business in UAE is a supply। ठीक है जी, सप्लाई क्या है, टैक्स किस पे लगेगा? 4 चीजें, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, क्या है सब कुछ,
फॉर अ कंसिडरेशन पैसा मिलना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं तो लॉ में नहीं कवर होता है। बाय अ टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन यूएई करे तभी टैक्स लगेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस बाहर है, बाहर सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई दैट इज लायबल टू वैट ईदर एट 5% और एट 0%। दो रेट है, 5%, 0%। कोई HSN, कोई कोड का प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल रेट ऑफ टैक्स है। टैक्स नहीं लगेगा, तीन तरीके से टैक्स नहीं लग सकता है। पहली चीजें, जो आप सप्लाई कर रहे हैं दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ VAT, thereby no VAT is charged. However, supplier may be able to recover input tax credit. Exempt, specific exemptions हैं लॉ में। No VAT is charged and input tax cannot be recovered. For example, residential building, financial, bare land, etc. So bare land is also goods. Zero rated, जैसे इंडिया में जीरो रेटेड एक्सपोर्ट को बोलते हैं, वैसे ऑलमोस्ट थोड़े से और गुड्स डाल दिए इन्होंने। इट इज चार्जेबल एट 0% विद फुल रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स, पूरा का पूरा रिफंड आ जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले जीरो रेट से शुरू करते हैं। एक चार्ट बना रखा है मैंने आपका कि जीरो रेट सप्लाईज क्या है। What are zero rated supplies? First आ रहा है export of goods or services outside UAE, investment made in precious metals, international transportation करना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पहला सप्लाई, जब पहली बार आप बिल्डिंग बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, कोई चैरिटी बिल्डिंग बना दी आपने, कन्वर्टेड बिल्डिंग कन्वर्ट कर दी कमर्शियल टू रेजिडेंशियल, एजुकेशनल सर्विसेज, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी की सारी जीरो रेटेड है। अगर आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, और जो टैक्स आपने पे करा है उसका फुल रिफंड या एडजस्टमेंट मिल जाएगा। फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जो आपका वहां चलता है, बस बस, दैट इज एग्जम्प्ट। बेयर लैंड, अगर आपने लैंड बेचा है। फाइनेंशियल सर्विसेज की भी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज आर एग्जम्प्ट व्हेन दे इन्वॉल्व ग्रांटिंग, ट्रांसफरिंग और डीलिंग इन मनी or financial instruments such as loan, deposit, bank accounts, etc. However, if you are charging a fee or a commission for such services like advisory, brokerage, etc., उसको टैक्स लगेगा। तो एग्जाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुबई की है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट को उन्होंने एकदम हर टैक्स से एग्जाम कर रखा है। द लीज, आप सोचिए वहां कॉर्पोरेट टैक्स में भी एग्जाम कर रखा है। अब रेंटल आ रहा है, पर्सनल इनकम सारा एग्जाम है, कैपिटल गेन आ रहा है, पर्सनल इनकम सारा एग्जाम है। लीज और सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चाहे आप लीज करें चाहे आप सेल करें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट आफ्टर द फर्स्ट सप्लाई। सो अगर आप सोचें तो फर्स्ट सप्लाई यहां पे आता है, इसमें कहां गया, फर्स्ट सेल और लीज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट इज जीरो रेटेड। यानी कि सारे के सारे अगर आपने बिल्डिंग बनाई तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको वापसी रिफंड मिल जाएगा। फर्स्ट सेल के बाद चाहे लीज हो चाहे सेल हो, दीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डीम सप्लाई, व्हाट इज अ डीम सप्लाई? डीम सप्लाई वे सप्लाईज हैं जिन पे आप टैक्स लगा देते हैं, जैसे इंडिया में भी है, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो ना हो। ठीक है, लेट अस नॉट गो इनटू दिस, ब्रॉडली बता देते हैं। इफ यू हैव सोल्ड ऑफ एनी एसेट, अगर कोई फिक्स एसेट है आपके पास और आपने उसको विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया है, उसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। डी रजिस्ट्रेशन स्टॉक, आप जब अपनी यूनिट का डी रजिस्ट्रेशन करते हैं, अनरजिस्टर्ड करते हैं उसको, तो उसमें जितना भी स्टॉक है उस पे GST लग जाता है। इंटर GCC बिजनेस ट्रांसफर, अगर आपने कोई भी बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करी हैं बिटवीन वैट इंप्लीमेंटिंग GCC स्टेट्स, उन पे भी टैक्स लग जाएगा। आपने नॉन बिजनेस यूज ऑफ रिकवर्ड इनपुट टैक्स, यानी कि आपने इनपुट टैक्स तो सारा का सारा ले लिया जब आपने गुड्स खरीदे,
बट कुछ आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, आपने घर भेज दिया, कुछ सामान आपने घर भेज दिया अपना लैपटॉप, तो पर्सनल सर्विसेज के लिए यूज करिए, उसके ऊपर भी डीम्ड सप्लाई मान के आपको टैक्स पे करना होगा। इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम सारा होगा, मैंने पहले ही बोला था, बिल्कुल सबसेट बनेगा वैट रजिस्ट्रेशन। 3,75,000 की लिमिट कॉर्पोरेट टैक्स में भी थी, 3,75,000 की लिमिट वीएटी में भी है। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई 3,75,000 से कम है, यानी 1 करोड़ रुपए से कम है पिछले 12 महीने में, याद रखिएगा वैट के अंदर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोलिंग पीरियड है। अगर आप जनवरी में बैठे तो आपको पिछले 12 महीने देखने हैं, आप फरवरी में बैठे तो पिछले 12 महीने देखने हैं, मार्च में बैठे तो पिछले 12 महीने, हर बार आप पिछले 12 महीने देखते हैं। अगर 3,75,000 दिरहम से ऊपर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। वीएटी लॉ की बड़ी खास बात है यूएई में, इसका एक क्लॉज है जिस वजह से बड़ा लिटिगेशन कम होता है। If a person expects taxable supplies to exceed 3,75,000 दिरहम, तो उसको नेक्स्ट 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। तो द लॉ इज बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि आपका टर्नओवर 375 क्रॉस नहीं करा है, बट अगर आपको लगता है कि क्रॉस करेगा, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको लेना कंपल्सरी है। एक 1,87,500 विच इज हाफ ऑफ 3,75,000, अगर आपका ये वाला क्रॉस कर गया लिमिट तो उसके बाद ऑप्शनल हो जाता है। यानी कि अगर आपका 50 लाख का टर्नओवर या एक्सपेंसेस या इंपोर्ट्स या एक्सपेक्टेशन इससे कम है तो आप ले भी नहीं सकते। अगर आप लेना चाहें तो ले नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड, राइट। चले आगे। क्या टैक्स, कौन कौन से वैट डॉक्यूमेंट्स हैं? टैक्स इनवॉइस है जैसे इंडिया में होता है, एक एक्स्ट्रा है सिंप्लीफाइड टैक्स। अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, इंडिया जीएसटी में भी कहीं ना कहीं एक सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस की पर्ची की बात हुई है, जो आई थिंक उसका लिमिट बहुत छोटा है, मैंने इसको यूज होते हुए तो कभी नहीं देखा है, बट बात तो है उसके अंदर। तो वो सेम यूएई में भी है, टैक्स इनवॉइस, सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट। आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स पता है क्या होते हैं? दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैव टू बी रिटन ऑन अ टैक्स इनवॉइस। आप पहला कॉलम देखेंगे तो टैक्स इनवॉइस का है, टैक्स इनवॉइस लिखा हो, टीआरएन लिखा हो, नेम प्लेस एड्रेस लिखा हो, सीक्वेंस नंबर लिखा हो, डेट ऑफ इशू लिखा हो, अमाउंट लिखा हो, डिस्क्रिप्शन हो, डेट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सब कुछ चाहिए। सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइसेस में कुछ चीजें हैं जो नहीं चाहिए, जहां पे बेसिकली रिटेल के बिल्स हैं, क्रेडिट्स नहीं चाहिए। मेजरली दुकानदार इस रिटेल इनवॉइसेस को इशू कर सकते हैं। बैड डेट्स, ये कॉन्सेप्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। अगर किसी का बैड डेट हो जाता है तो इंडिया में हम कहते हैं कि आपका पूरा टैक्स का नुकसान हो गया, यूएई में नहीं होगा। यूएई में अगर आपका बैड डेट हो जाता है तो आपको उतने टैक्स की रिकवरी मिल जाती है। लेट मी रीड यू स्पेसिफिकली। Under UAE VAT, suppliers must account for VAT output when the tax invoice is issued, even if payment is not yet received. If the customer fails to make the payment to FTA, it will become cost to the supplier, क्योंकि उसको पैसे तो मिले ही नहीं। The bad debt relief scheme allows all such suppliers to recover or adjust the taxes which are not paid or unpaid invoices with the authority itself. 4 condition. पहला, supply is made and VAT is accounted for. Unpaid amount must be written off as bad debt. आपको bad debt write off करना पड़ेगा किताबों में। 6 महीना हो चुका है ट्रांजेक्शन हुए। Supplier must notify the customer of the return of amount. तो अगर आपका है तो आपको एडजस्टमेंट सीधा अथॉरिटी से अगले महीने के टैक्स रिटर्न में मिल जाएगी। टैक्स एजेंट्स, यस, ये इंपॉर्टेंट है, हम प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंटली इंपॉर्टेंट है। टैक्स एजेंट्स, वहां पे एक कोर्स है जो
वहाँ का FTA फेडरल टैक्स अथॉरिटी, जो कि वहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है, वो खुद ही करवाता है। तो आप एज अ पर्सन वो कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, तो आपका नाम उनकी वेबसाइट पे चला जाता है। आई हैव हर्ड दिस इज नॉट अ वेरी इजी कोर्स। जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल वेबिनार कर लेते हैं, इतना आसान कोर्स नहीं है। इनफैक्ट पेपर्स भी होते हैं, इट्स अ लिटिल ऑन द टफर साइड। नॉट एवरीवन इज एबल टू crack this course. B, if you crack, there's a lot of value to this course. A lot of people prefer going to the tax agents. ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, वैट रजिस्टर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिकॉर्ड संभालना, टैक्स मैटर्स पर रिप्रेजेंट करना, आर्ग्यू करना, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, आपका ऑथराइज पर्सन कर सकता है। बट स्पेशली फॉर द केसेस, स्पेशली फॉर द कॉम्प्लेक्स मैटर्स, especially for the appeal processes, especially when you have to go there and talk to the authorities, these agents are appointed and they charge a good fees for the work done. Well, I have not heard people appointing agents for registrations or filings, but only when the authorities are involved. They are Arabic people, they know Arabic also. They have a lot of conditions. You have to pass certain paper, minimum 3 years of professional experience, ability to communicate in both Arabic and English. So आपको Arabic भी आनी चाहिए, English भी आनी चाहिए, both languages, and professional. You should be very proficient in your speaking. You must pass certain exam conducted by, which is not an easy thing. वैट रिटर्न्स के दो पार्ट है। स्मॉल बिजनेस है, यानी कि आपका जो टर्नओवर है 150 मिलियन दिरहम से कम है, यानी कि 400 करोड़ से कम अगर आप कमाते हैं एनुअली टर्नओवर, तो आप छोटा बिजनेस माने जाएंगे। 400 करोड़ को छोटा मानते हैं ये। तो रिटर्न्स आर क्वार्टरली इफ द टर्नओवर इज मोर देन 400 करोड़ और 150 मिलियन दिरहम एनुअली, तो आपको रिटर्न्स मंथली फाइल करनी पड़ेगी। दोनों ही केसेस में अगले तारीख के 28 के बाद आपको सारी फाइलिंग करनी है। टैक्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में था, सेम concept we also have in the UAE VAT law. A tax group allows 2 or more related businesses operating in UAE to register as a single unit. अगर आप सिंगल यूनिट करेंगे तो सोचिए आपस में बातचीत में, आपस में ट्रांजेक्शन में, जो हम ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट कहते हैं, दो स्टेट्स के बीच में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सर्विस ट्रांसफर, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, लिटिल पार्टी होना चाहिए, कॉमन कंट्रोल होना चाहिए। द ग्रुप मस्ट अपॉइंट फर्स्ट द मेन पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर responsible for filing VAT returns and fully complying with obligations under the VAT law. It will be treated as a single entity for VAT purposes. Transactions between group members are disregarded for VAT purposes. यानी कि आप सामान एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजे, दूसरे से तीसरे भेजे, सर्विसेज रेंडर करें, सब कुछ टैक्स फ्री आ जाता है। किसी भी चीज के ऊपर टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज ओनली व्हेन यू सेल ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ पर्सन आउटसाइड योर टैक्स ग्रुप और आउटसाइड योर एंटिटी टू द क्लाइंट्स, टू द कस्टमर, देन ओनली टैक्सेस हैव टू बी पेड। तो टैक्स ग्रुप के बड़ा अच्छा एग्जांपल था इनके वैट गाइड में। आर यू कंडक्टिंग अ बिजनेस? आंसर इज यस। आर यू अ लीगल पर्सन? नेचुरल पर्सन टैक्स ग्रुप नहीं बना सकते, यस। आर यू एस्टैब्लिश्ड इन यूएई? ऑल द एंटिटीज मस्ट बी इन यूएई। डू यू satisfy the related party criteria and you must have a control? Yes. Are you able to register separately or jointly? Answer is yes. Then only you can form a tax group. Otherwise, VAT on imports. I will just check if you have sent any questions. Okay, very good. आप लोग कुछ सवाल पूछ नहीं रहे. Right. Let me just move forward. What are import of goods by a registered person? If any person is importing goods, if any registered person is importing goods, then VAT registered person is liable to pay tax on reverse charge basis, जैसे हम इंडिया में पे करते हैं RCM, if it is not an exempt supply. Right?
और जो टैक्स वो पे करेंगे उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं। Import of goods by unregistered person. An import means bringing into India. Import of non-exempt goods by a person who is not registered in VAT is subject to VAT. अगर कोई अनरजिस्टर्ड आदमी गाड़ी इंपोर्ट करता है इंडिया के यूएई के बाहर से, then such unregistered person is liable to pay VAT at the custom port before clearance of goods. However, there is an exception. Personal belongings, gifts bought by travelers are not subject to VAT. Import of goods खत्म हुआ, import of services शुरू हुआ. Similar concept है. VAT registered entity accounts for VAT instead of foreign supplier. Imported for business purposes. Non-resident supplier typically do not register for VAT. तो अगर मैं इंडिया AMRG इंडिया से सप्लाई कर रहा हूँ कुछ सर्विसेज, मुझे वहां रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. The person who is as same as getting services from India, he is required to register there and take the services. Now the next question is import of services by an unregistered person. इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी कह लीजिए कॉन्सेप्ट में ये है, जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सप्लाई हो रही है यूएई के बाहर से, तो कुछ कानून ऐसी बात करता है कि उस व्यक्ति को यूएई के अंदर रजिस्टर करना और वीएटी जमा करना अथॉरिटीज में. आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली कोई ऐसा करता होगा. नॉर्मली जो सर्विस सप्लाई होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस ही होती हैं और वो रिवर्स चार्ज पे हो जाती हैं. I see very less services other than some use of some banking or credit card or cash card on Facebook. Meta कोई personal जाके करता होगा. I see very less of import of services. शायद इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. But law per se says you need to the company who is supplying services to an unregistered person need to register and pay taxes. But I think it has never been used, this provision. RCM हमने सारा इंडिया टाइप ही है. Let us see this. RCM basically shifts the obligation from the supplier to the recipient. We know in case businesses are located outside UAE, they are not per se required to register here if they are supplying service to a registered person. In such case, the person who is importing goods or services is liable to pay taxes. Right? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड जोन, जैसे इनके फ्री जोन डेजिग्नेटेड जोन होते हैं वो भी आउटसाइड मान जाते हैं. अगर वहां से कोई आदमी सामान खरीदता है तो फिर से पे कर दीजिए. सप्लाई ऑफ प्रेशियस मेटल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन इनटू अ रेसिपिएंट इन यूएई, रिवर्स चार्ज. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग, रिवर्स चार्ज. क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोकार्बन रीसेल बाय रजिस्टर्ड सप्लायर, रिवर्स चार्ज. प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स रिवर्स चार्ज. प्लेस ऑफ सप्लाई, कब एक्सपोर्ट मानेंगे कब नहीं मानेंगे. लेट अस एक बार मैं ये देख लेता हूँ. ये मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ इसको. इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि इसमें ये देखेंगे पहले, क्योंकि यूएई तो अपने आप में है बट जीसीसी को भी एक तरीके से अपना पार्ट मानते हैं. थोड़ा जीसीसी और यूएई के बीच के इंटरेक्शन समझने पड़ते हैं, क्योंकि 7 एमिरेट्स तो इकट्ठे हो गए बट उसके आसपास जो अदर कंट्रीज हैं लाइक सऊदी है, कतार है, उनको भी ये पार्ट ऑफ जीसीसी मानते हैं, मिडल ईस्ट ग्रुप. तो पहली बात, एक्सपोर्ट में कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करता हूँ. अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी एक्सपोर्ट कर रही है दुनिया में कहीं भी अदर देन जीसीसी, तो उस केस में 0 रेटेड होगा, टैक्स 0 लगेगा, रिफंड पूरा का पूरा आ जाएगा उस केस में. अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं जीसीसी इम्प्लीमेंटिंग स्टेट पे और द व्यक्ति है वह रजिस्टर्ड व्यक्ति है, इन दिस केस the recipient of GCC, I will not pay tax because I am exporting, but the recipient of GCC will pay tax on reverse charge basis. This is about goods. अब एक्सपोर्ट बाय नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल कुछ बाहर भेज रहा हूं और जीसीसी में भेज रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या आती है.
अगर मैं एज एन इंडिविजुअल भेज रहा हूँ, कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जीसीसी कंट्री में, और जो रिसिपिएंट व्यक्ति है वो अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो वो टैक्स कैसे पे करेगा? तो इसलिए इन्होंने बोला कि यूएई में बैठ के मैं खुद बैठूंगा और खुद टैक्स पे करूंगा। दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप जीसीसी कंट्रीज में अगर सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं करें फ्रॉम यूएई, इट्स बेटर ऑफ, और यू पे योर ड्यू टैक्सेस इन द यूएई इटसेल्फ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर ऑन। ये इंपोर्ट को एक बार, अब हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे आते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इट्स लिटिल ऑन द सिंपलर साइड, वेयर बाय द जनरल रूल सेज, क्योंकि साथ के साथ एमिरेट्स एक ही हैं, तो जहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, राइट? सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ वैट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, इनको ये वाला छोड़ देते हैं वैसे, लेट्स नॉट डू दिस। दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस वाइज इज नॉट गुड। Let's come to value of services only. वैल्यू ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आपने मॉनेटरी कंसिडरेशन के अंदर सर्विसेज बेचा तो वट एवर द मॉनेटरी कंसिडरेशन इज उस पे जीएसटी लग जाएगा। इफ देयर इज अ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व, देन इन दैट केस कैश पोर्शन प्लस द मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट्स तो जीएसटी लग जाएगा। If there is an RCM involved, then taxable value is the market value of the consideration excluding VAT payments. If the payment includes amounts unrelated to the supply, such as compensation of finance, only portion attributable to taxable supply is chargeable to VAT. तो अगर दो चीजें मिली हुई हैं तो आप उनको अलग कर दीजिए, टैक्सेबल के अगेंस्ट टैक्स पे कर दीजिए। Value of imported goods is based on the custom value as per custom legislation. तो imported goods के अंदर क्या वैल्यू लगी ये कस्टम लेजिस्लेशन में अलग से देखेंगे, यहाँ पे कोई काम नहीं। Transaction between related parties, when the supply between related parties are made below market value and the recipient cannot, so दो condition है, recipient cannot fully recover the input tax credit, the market value is deemed to be the taxable value. उसी केस में मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा जहां पे आईटीसी नहीं मिलता है। अगर आईटीसी मिलता है तो मार्केट वैल्यू देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनपुट टैक्स रेफर्स टू द वैट पेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आ गई है। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, लिटिल इजी, जस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू द वैट क्रेडिट। जैसे इंडिया के अंदर होता है जीएसटी क्रेडिट, वैसे वीएटी क्रेडिट होगा जो कि आप नॉक ऑफ कर सकेंगे आउटवर्ड सप्लाई में। वैट रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन is allowed to recover input taxes on any purchases made for the purposes of business. The consideration may be either paid or intended to be paid within a period of 6 months. If only part of the consideration has been paid, input tax may be recovered only to that portion where the payment is not made within a period of 6 महीना. The input tax related to unpaid amount cannot be recovered. However, it can be adjusted. Right? You have read this. इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है तीन चीजों का, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का, पर्सनल मोटर व्हीकल्स का और एम्प्लॉय पर्सनल बेनिफिट्स का। तीन चीजों का आईटीसी नहीं मिलता है। जैसे हमारा 17(5) है बहुत लंबा, यहाँ पे ये वाला सेक्शन। इनपुट टैक्स अपॉर्चनमेंट में तीन तरीके के इनपुट टैक्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप फुल्ली टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा अमाउंट रिकवरेबल है। फुल्ली एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा नॉन रिकवरेबल है। तीसरा है मिक्स सप्लाई है, जैसे कि आपने सर्विसेज लिया, statutory audit services, filing services which are common across the entity. इन केस में आपको आईटीसी को पोर्शन करना पड़ता है in the ratio of the taxable ITC is to non taxable ITC. जैसे इंडिया में करते हैं सेल के अगेंस्ट एग्जाम सेल्स एंड टैक्सेबल सेल्स, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स रिलेटेड टू दो सप्लाईज के ऊपर ये चार्ज ऑफ होगा।
एनुअल एडजस्टमेंट जैसे इंडिया में होता है, क्वार्टरली फाइलिंग में आप हर क्वार्टर में करते रहते हैं, एनुअली आप दोबारा से रिकम्प्यूट करते हैं, एनुअल आईटीसी रिवर्स और टेकन और उसके बेस पे रीएडजस्ट करते हैं। एक एक्चुअल एडजस्टमेंट की भी बात करी गई है, जब ये बोला कि आपने ये सब डिमिंग फिक्शन पे कर दिया है, और अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर आइटम है जो एक्चुअली अपोर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उस रेशो में नहीं होना चाहिए, अगर उसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है एनुअली, तो उस केस में आप एक्चुअल बेसिस पे ले सकते हैं और फेडरल टैक्स अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं कि साहब प्लीज करेक्ट द मैकेनिज्म सो दैट इतना डिफरेंस नहीं आए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। प्रॉफिट मार्जिन स्कीम इंडिया में भी स्कीम है, आई थिंक सेकेंड हैंड गुड्स के केस में है, जहां पे अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो आप मार्जिन स्कीम बोलते हैं शायद, इंडिया में भी यू कैन पे टैक्सेस ऑन द मार्जिन स्कीम। दिस इज आल्सो अवेलेबल हियर in UAE. Second hand goods, antiques, collector items, you can pay taxes only on the margins that you enjoy. If you have any amount of tax that is recoverable, then either same can be carried forward or you can recover the same taxes as a refund. You just have to say yes in the return. 5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में 2 साल है, यहाँ पे 5 साल है। कैप एसेट मेथड है, इफ 5 मिलियन दिरहम से ज्यादा की एक एसेट है, यानी कि 13.5 करोड़ रुपए से एक एसेट है, तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ होगी 10 साल या 5 साल। 10 साल बिल्डिंग के, 5 साल इनवेयर एसेट के। आईटीसी फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, बट एवरी ईयर यू हैव टू कीप ऑन कैलकुलेटिंग, क्या आपने उसको सेल तो नहीं कर दिया है, क्या आपने उसको एग्जाम तो नहीं कर दिया है, क्या सप्लाई सर्विसेज तो नहीं चेंज हो गई है। तो दैट इज अ कैप स्कीम, 13.5 करोड़ का सिंगल एसेट। ठीक है, ये इनके जोन से डेजिग्नेटेड जोन, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस, लॉट ऑफ जोन्स। रियल एस्टेट विल नॉट डू। यस, रिकॉर्ड कीपिंग, एनी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू रियल, अच्छा ये रियल एस्टेट नहीं, बिजनेस विजिटर्स विल डू दिस, इट्स इंपॉर्टेंट। बिजनेस विजिटर्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म अलाउइंग non-resident businesses to recover VAT incurred in UAE। अगर आपने कोई भी खर्चा कराया, यूएई घूमने आया, आपने कोई भी खर्चा कराए, तो उस खर्चे का बिल संभाल के रखिए। बिल के ऊपर एक मोहर लगती है उस दुकान से, वो मोहर जरूर लगवाइएगा। दैट इज नॉट ओनली अ स्टैम्प, बट दे अपलोड दोज इनवॉइसेस टू द एफटीए। Going back to India, while your boarding is clear, they'll just check the goods and they'll approve and give immediate cash refund. Right? So this is a VAT refund scheme for foreign businesses. Foreign businesses are coming to India, you're buying something going out of India, you are a visitor, you get full refund. Oh, yes, this is one is a business. Okay, that was a business. This is a tourist. Whatever I explained, that was a tourist business. मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। Foreign businesses should be registered as an establishment with the relevant authority in its jurisdiction. Place of establishment or a fixed establishment in UAE should not be a taxable person in UAE unless reverse charge applies. So whatever non-recoverable है वो छोड़ रहे हैं, बाकी जो भी recoverable है सारे का refund वो ले सकते हैं. There's no problem. So minimum claim amount should be 2000 dirham. Right? So one is a businesses refund, businesses भी refund claim कर सकते हैं, और अगर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट वीजा लेकर आ रहे हैं 90 दिन का, तो भी claim कर सकते हैं. E-invoicing is a new concept जो कि UAE में आ गया है, और वी आर नॉट चेकिंग द बेनिफिट्स। सिर्फ 3 फेजेस में लगेगा, 1, 2 and 3। 50 मिलियन धर्म तो ज्यादा टर्नओवर है, 50 मिलियन धर्म से कम है, ज्यादा है, या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज है। अगर आपका 50 मिलियन धर्म से कम ज्यादा आपका टर्नओवर है, तो आपको 1 जनवरी 2027 तक ई-वे बिल इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका कम है तो 1 जुलाई 2027, यानी कि दूसरा फाइनेंशियल ईयर है जब आपको ये क्लेम करना है। गवर्नमेंट एंटिटी को करना है 1 अक्टूबर 2027 सबसे लास्ट।
We'll not discuss this. We'll not. Similarly, lot of penalties are there under VAT also. जैसे corporate tax में है वैसे VAT में भी है. 5,000 dirham, 10,000 dirham, and 10,000 dirham. If you have failed to submit registration application, then 10,000 dirham, which is almost 2,70,000 रुपए in Indian terms लग जाता है. And this is it, guys. This was all about UAE tax, UAE VAT, UAE corporate tax. So I feel. So, any questions you have, we will be happy to discuss. But I think this is a very large opportunity that UAE faces, even though the state is little disturbed. But I feel the businesses are going on. I feel the lot of UAE is coming up with a lot of newer changes and policies and provisions. जिसमें they need chartered accountants help. So it's good. We can practice there. We must practice there, and it's very nearby. 3-3.5 घंटे का flight है. Lot of Indian people are based out of UAE, so it's good business. Any questions, Bhupinder ji? Anyone from the Panipat team? If there are questions, we will be happy to take that up. Respected members, if there is some questions, we can deal with it. Otherwise, anything you may ask me about UAE tax. अच्छा. आवाज आ रही है सर? हाँ जी, एकदम साफ. बिल्कुल. एक्चुअली मैं ऑफिस से सीधा ब्रांच आ गया था, कोई आया होता, तो इस अच्छा, वजह से मेरा लैपटॉप में होस्ट वो लैपटॉप था, तो मैंने मोबाइल से ऑन किया. तो रजत सर, वैसे तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये रहा कि हमने रिकॉर्ड किया है. मैं कुछ पार्ट मिस कर गया था स्टार्टिंग बीच वाला, जब आप ब्रेक का था. और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आई थिंक सबने एंजॉय भी किया होगा बहुत अच्छे से. मेन बात ये, जब स्टार्टिंग से आपने किया ना, तो जो अपॉर्चुनिटी वगैरह डिस्कस करी आपने, वो सब चीजें हम सब के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगी आई थिंक. और इस तरह के प्रोग्राम जो है हम करवाते रहेंगे विद योर हेल्प. और रजत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हम पानीपत ब्रांच वासियों पे कृपा भी की. थैंक यू सर. और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर जुड़े. आप सभी के लिए हम फिर से एक नया जो टॉपिक लेके आएंगे वो रेरा के ऊपर होगा.
क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी है आजकल रेरा के ऊपर भी। और रजत सर का जो पीपीटी है वो सर आप मुझे भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिस भी मेंबर को चाहिए होगा तो हम सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है सर। Thank you. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच Thank सर, you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू।